Welcome friends, this is Current Affairs Funda, and now today we will start a new series for the computer section. Most of guys want to learn computer for the perspective of bank exams. Okay, so मैंने बहुत सारे कमेंट्स अपने स्टेटस में देखे हैं, उसमें उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कंप्यूटर्स बेसिक. सो गाइस बेसिकली मैं 10 to 15 चैप्टर्स कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वो कवर करूंगा, और जो आपका LIC, AAO और सिंडिकेट बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, PO के एग्ज़ाम्स हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बेसिकली कंप्यूटर आता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वो सारा का सारा पोर्शन आज मैं इसमें कवर करूंगा. ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी कंटेंट्स में मैंने दिए हैं उनको नोट डाउन करना है. ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो कंप्यूटर का बेसिकली मतलब क्या होता है. द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट which means to calculate. Okay, so this is a very basic definition of computer. If you are performing anything in the computer, it will perform, that is calculation. Okay, so thereby a computer is an electronic device that can perform arithmetic operations as well as logical operations at a high speed. आप देखते होंगे कि कंप्यूटर में कोई भी आप दो नंबर का एडिशन करते हैं या फिर कैलकुलेटर से कोई भी सीरीज कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको बहुत हाई स्पीड में मिलती है. कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा जो है कैलकुलेट करता है मिली सेकेंड्स में. ठीक है, जो मिली सेकेंड्स में डेटा कैलकुलेट करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं बहुत हाई स्पीड, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है. ठीक है, next guys, a computer is also called a data processor because it can store, process and retrieve data whenever desired. देखिए, कंप्यूटर में जब भी आप कोई इनपुट दे देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करता है और देन आपको आउटपुट देता है. ठीक है, इसलिए हम इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं. ठीक है, और जब भी हमें डेटा की ज़रूरत कंप्यूटर को पड़ती है तो कंप्यूटर हमसे इनपुट मांगता है, हम उसको डेटा देते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करता है जब भी उसको डिज़ायर्ड होती है. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक फिनोमेना, दैट इज़ डेटा प्रोसेसर. Now guys, move for the next definitions. Actually I have prepared a very common and very precise note for you. Okay, so you just need to note down each and every word. If you have still doubt, then do comment, I'll decode फर्दर. ओके, सो गैस डेटा प्रोसेसिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है. ठीक है, डेटा कैसे प्रोसेस होता है. तो देखिए, डेटा जो भी आपने एक इनपुट दिया, ठीक है, वो हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट और मशीन लैंग्वेज, और ये डेटा हमारा प्रोसेस होगा. उसके बाद में हमें एक इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ, दैट इज़ आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो आप देखते हैं कि आप कीबोर्ड से कोई भी डेटा इनपुट देते हैं, वो अंदर जाके प्रोसेस होता है, फिर वो आपको मॉनिटर पर एक आउटपुट देता है. तो ये बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का एक कॉन्सेप्ट है. ओके, द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग. जो भी एक्टिविटी होती है कंप्यूटर की हेल्प से और जो डेटा प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग. और आपको पता होगा डेटा बेसिकली क्या है. डेटा जो भी चीज़, एवरीथिंग इज इन द वर्ड, दैट इज़ डेटा. आप अगर ये पेन यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक काइंड ऑफ डेटा है. ठीक है, और आप कोई टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या फिर अपने घर में कोई रजिस्टर बनाते हैं जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स का रिपोर्ट कार्ड होता है, वो भी एक तरीके का डेटा है. ठीक है, तो डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल यूज्ड एज अ इनपुट. डेटा क्या होता है, एक इनपुट की तरीके से काम करता है. एंड इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा. सपोज करिए एक आप अखबार पढ़ते हैं. ठीक है, आपके घर में अखबार आता है, तो ये जो अखबार है ये पूरा क्या है, डेटा है. ठीक है, और आपने इसके अंदर कोई पार्टिकुलर एक न्यूज़ सेक्शन पढ़ा, छोटी सी न्यूज़ की, कौन सी मूवी किस थिएटर में लगी हुई है, ये आपके लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो सपोज करिए कि एक मैं आपको और एग्जांपल दिखा रहा हूँ. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे स्टूडेंट का एक डेटा मेंटेन कराता है. ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, तो वो क्या होता है, हमारा पूरा डेटा होता है. अब हम क्या करते हैं कि इस X पर्सन की आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए. आप खुद कहते हैं कि X पर्सन की इन्फॉर्मेशन दीजिए. तो जब डेटा में से हम कोई भी चीज़ फिल्टर करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द information. Okay, and guys, data is a raw material used as an input, and information is processed data obtained as an output of data processing. Okay, basically this is the meaning of that word. And guys, बहुत सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर कौन कौन से चीज़ें परफॉर्म करता है या क्या है बेसिकली फंडा. तो हम उसकी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कंप्यूटर। ओके, सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर फुल्ली ऑटोमेटिक डिवाइस है। अगर आप इसमें कोई भी एक बार ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो ये अपने आप करता रहता है, ठीक है। अगर आपने एक बार गाने चला दिए प्लेलिस्ट में डाल के तो ये बेसिकली चलते रहते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर आप इसमें प्रिंटर की कमांड देते हैं तो आपने 10 कमांड प्रिंटर की दे दी तो सारे के सारे कमांड एक के बाद एक चलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता रहेगा। दैट्स वाई कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट गाइस, वी टॉक्ड अबाउट that is speed. What do you understand by the speed in the perspective of computer term? Computer can perform data processing jobs very fast. Computer millions nanosecond में data transfer करता है, ठीक है, nanoseconds. Usually measured in microseconds, nanoseconds and picoseconds, ठीक है। ये 10⁻⁻⁶ होता है एंड ये होता है नैनो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁹ एंड पीको सेकेंड ये बहुत छोटा होता है, इसका मतलब होता है 10⁻12। इससे छोटी कोई भी यूनिट नहीं होती है अगर स्पीड का मेजरमेंट हम करते हैं। तो आप इसी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड कंप्यूटर की बहुत फास्ट होती है। आप देखते हैं कि आपने जैसे ही अपना नाम लिखा हेलो वर्ड सपोज करिए कंप्यूटर में, तुरंत आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसकी आस्काई वैल्यू को कन्वर्ट, पहले आप जो भी कीबोर्ड टाइप करते हैं वो हमारा आस्काई में कन्वर्ट होता है, फिर उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन कोड में, ठीक है, उसके बाद हमें डिस्प्ले करता है। तो ये सारा काम बिल्कुल नैनो और पीको सेकंड्स में होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत स्पीड परफॉर्म करता है। नेक्स्ट गाइस, टॉक अबाउट द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई भी बेसिकली हमें गलती नहीं हो सकती। जैसे आपने जो भी इसमें आपने लिख दिया कि 2 वैल्यू डाल दी, एक में ए की वैल्यू रखी, एक में बी की वैल्यू रखी और आपने इसमें कुछ ऐड करा दिया, ठीक है। तो जैसे a + b का परफॉर्म कराना है तो आपने यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, तो आपको आउटपुट 5 मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट देता है अगर कोई ह्यूमन ने उसमें गलती नहीं की। आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया और आप परफॉर्म कराना चाह रहे हो a + b, तो आपको ये 2 में से 3 निकाल के आपको माइनस बन देगा, फिर आप कहेंगे ये एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई, बहुत हाई होती है एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन। जो भी इसकी एक्यूरेसी डिज़ाइन डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, ठीक है। कंप्यूटर एरर्स कॉज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा और अनरिलायबल प्रोग्राम और ऑफन रेफर्ड टू एज अ गार्बेज इन गार्बेज आउट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है गाइस कि अगर आपने कंप्यूटर को जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है, जो भी आपने उसको इनपुट दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आउटपुट देगा और एक्यूरेट आउटपुट देगा, बशर्ते आपने कोई भी उसमें कोई गलती ना की हो, एरर ना की हो, या आपने कोई अनरिलायबल डेटा उसको ना दिया हो, ठीक है। अब आप जो उसको गार्बेज देंगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप उसको इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा, ओके। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं डिलीजेंस की। बेसिकली डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है, इसमें थकान जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिकली कंप्यूटर में क्या है, आप इसको पूरे दिन काम करिए, ठीक है। कंप्यूटर में कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि आप मुझे बंद कर दो या मैं अब थक गया हूँ, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जैसे जैसे आप इसमें इनपुट्स देंगे, टास्क परफॉर्म कराएंगे, उसके करस्पॉन्डेंस आपको आउटपुट मिलेगा। दैट्स वाई कंप्यूटर इज़ अ डिलीजेंस इन नेचर, लाइक ये कभी थकता नहीं है, ठीक है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट क्रम्बलिंग, ठीक है। बहुत सारे आप काम परफॉर्म कर सकते हैं आवर्स तक और ये आपको उसके करस्पॉन्डेंस आउटपुट देगा, ओके गाइस। सो नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है, वर्सटैलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप बहुत सारे काम, मोर देन 1 or 2 टास्क कैन बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो वर्सटैलिटी में क्या होता है कि आप एक साइड में गाने भी सुन सकते हैं, सॉन्ग्स प्ले, एज वेल एज प्रिंटर की टास्क आपने दे दी है, एज वेल एज आप बर्ड पे काम भी कर रहे हैं, ये सारा वर्सटैलिटी नेचर होता है, ठीक है। वर्सटैलिटी नेचर का बेसिकली मतलब ये होता है कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। बेसिकली मतलब यही है इसका कि कंप्यूटर में आप कितने भी टास्क दे सकते हैं, ये बहुत सारे काम एक साथ परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट गाइस, पावर ऑफ रिमेंबरिंग। पावर ऑफ रिमेंबरिंग कंप्यूटर की बहुत हाई होती है।
पावर ऑफ रिमेम्बरिंग बहुत हाई होती है। आप इसमें कोई भी डेटा स्टोर करके रख दें और आप जब भी इसको निकालेंगे वो आपको डेटा दे देगा। ओके, उसी फॉर्म में देगा जिस फॉर्म में आप इसको डेटा को स्टोर करेंगे। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। जो भी आपने हार्ड डिस्क में जो भी प्रोग्राम बना के सेव कर दिया है, अगर आप उसको 1 साल बाद भी निकालते हैं, ठीक है, तो आपका एज इट इज़ आपको डेटा मिल जाता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश नहीं होती है, कोई भी उसमें टेक्निकली फॉल्ट नहीं होता है, देन it forgets or loses certain information only when it is asked to do so। ये क्या करता है, जब अगर आपका कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, देन अगर आपने उसको डिलीट कर दी, ओके, तब ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। आप इससे जो कहेंगे वही परफॉर्म करता है, ठीक है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इज वेरी हाई। एंड गाइस वन थिंग, नो IQ, कंप्यूटर का कोई भी IQ नहीं होता। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द IQ ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन दिया होता है 10, 300, 100 एंड 0। सो आपको ऑप्शन चुनना है 0। कंप्यूटर का IQ 0 होता है। आप इससे कहेंगे कि आप इस फाइल को डिलीट कर दो, ये नहीं सोचेगा कि मुझे डिलीट करनी नहीं करनी है, तुरंत डिलीट करेगा जो आप परफॉर्म कराएंगे। इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं किसी भी काइंड ऑफ की। अगर आपकी कितनी भी इंपॉर्टेंट मेल है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहेंगे देन ये फिर भी डिलीट कर देगा। ओके, सो कंप्यूटर्स IQ दैट इज 0। अ कंप्यूटर डज ओनली व्हाट it is programmed to do, it cannot take its own design in this record। कंप्यूटर बेसिकली अपना माइंड नहीं लगाता है जब भी आप कोई भी काम परफॉर्म करते हैं। जो आप इसको इनपुट देंगे एज ए इनपुट, वो प्रोसेस होके सेम उसी फॉर्मेट में आपको उस इनपुट के करस्पॉन्डेंस आपको आउटपुट मिलेगा। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, नाउ गाइस लेट्स मूव फॉर द पॉइंट्स। Point number 8, that is no feelings। okay, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। कंप्यूटर आर डिवाइड ऑफ इमोशंस। अगर आप कोई भी एक कॉन्फिडेंशियल फाइल या फिर आप कोई एक मिसाइल लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, या आप किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर कभी ये नहीं कहता है कि ये यार इस फाइल को डिलीट नहीं करना है या फिर इस मिसाइल को आप लॉन्च करेंगे कितने लोगों की डेथ हो जाएगी। इट डायरेक्टली हिट। द जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस। जो भी जजमेंट होता है वो बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस होता है। जो भी आप इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डेंस ही आपको आउटपुट मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग। सो इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम टू द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर रिटन बाय अस, दैट इज ह्यूमन बींग्स। जो भी ह्यूमन बींग प्रोग्राम लिखता है, इंस्ट्रक्शंस लिखता है, उसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर की IQ 0, नो फीलिंग्स। ओके, एंड गाइज लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एवोल्यूशन किस जगह से हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर कब बना था, उसके बाद इसके फादर कौन थे और किस तरीके से ये फर्दर अमेंडमेंट होता गया है। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सो ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642। ब्लेस पास्कल एक ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या बेसिकली किया था, एडिंग करने का एक विद द हेल्प ऑफ मशीन एक सिस्टम जनरेट किया था 1642 में। तो इसको एक नाम दिया गया था कंप्यूटर का। ओके, उसके बाद गैस काफ़ी टाइम गुजरा और भी कुछ आविष्कार हुए। उसके बाद में चार्ल्स बेबेज, जिनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है, इनको हमने फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स कहा। ही डिज़ाइन डिफरेंस इंजन इन 1822। 1822 में इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया। इट्स काइंड ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो। ही डिज़ाइन द फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इन 1842 फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस। ओके, तो जैसे कि ये हमारे पास 2 लाइन है और सपोज करिए इसमें हमने कुछ बॉबल्स को लगा रखा है, ठीक है, बॉल्स को लगा रखा है। और बेसिकली इन्होंने क्या किया था, बेसिक अरिथमेटिक एक इंजन बनाया था और इन्होंने इस तरीके से उसमें डेटा को परफॉर्म किया था, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन था, 1842 में डेवलप किया था फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस। ओके, his efforts established a number of principles that are fundamental to the design of any digital computer। अभी भी कोई भी डिजिटल कंप्यूटर अगर बनता है तो इनके ही बेसिकली फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए। और हम
उसका फर्दर अमेंडमेंट करते गए और आज की जो जनरेशन में लेटेस्ट डिजिटल कंप्यूटर है इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा पहले के डिफरेंस इंजन से मिलता जुलता है। नाउ गाइस कुछ कंप्यूटर की सीरीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं और उनकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जाता है कि इस चीज़ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वेल नोन अर्ली जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करते हैं गाइस। सो फर्स्ट द मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, ये हमारा 1937 से 1944 के बीच में था, जिसको हम बोलते थे द मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। द सेकेंड वन दैट इज़ द एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारा 1939 से 42 के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ENIAC, ये ENIAC, ये 1943 से 46 में बनाया गया था। द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बेसिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द PO और एनी बैंक एग्जाम और SSC, सो जो कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछी जाती है ENIAC की पूछी जाती है, तो आपको ये मेमोराइज करना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नाउ गाइस नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दैट इज़ EDBAC, ये हमारा 1946 से 52 के बीच में आया था। EDBAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है EDSAC, एटसेक, इसकी फुल फॉर्म ये बेसिकली 1947 से 1949 तक था। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट, ये हमारा 1948 में आया था। और नेक्स्ट है यूनिवेक, ये हमारा 1951 में आया था। यूनिवेक फर्स्ट, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये बहुत बार पूछी गई है, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली कुछ अर्ली कंप्यूटर्स थे, ये उनके नाम है। पार्डन गाइस। सो नाउ गाइस लेट्स डिस्कस द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ओके। कंप्यूटर की जनरेशंस कौन सी थी, कौन सी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज़ होती थी, ये आज हम बेसिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशंस का मतलब क्या होता है, कि जनरेशन टर्म्स बेसिकली क्या डिनोट करता है। जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक इज अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री टिल टुडे। देयर आर बेसिकली 5 कंप्यूटर जनरेशंस। देखिए जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है आज से जो 20 साल 50 साल पहले थी, उस चीज़ की आज से हम कंपेयर करते हैं और टाइम टू टाइम क्या क्या हमने एडवांसमेंट किए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, ये बेसिकली हम कंप्यूटर जनरेशन्स में बात करेंगे। तो कंप्यूटर जनरेशन को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, ये 1940 से 56 के बीच में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1940 से 56 के बीच में, ये हमारा पहला जनरेशन है। बेसिकली द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर गिविंग द डेटा इंस्ट्रक्शंस। देखिए फर्स्ट जनरेशन में हम बेसिकली क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, और मशीन लैंग्वेज वाज यूज फॉर गिविंग द डेटा इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम डेटा इंस्ट्रक्शन देते थे उसमें हम मशीन लैंग्वेज और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। तो इसका बेसिकली क्या ड्रॉबैक था कि ये कंप्यूटर्स बहुत बल्कि साइज़ में थे, बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। द कंप्यूटर्स वर लार्ज इन साइज एंड देयर प्रोग्रामिंग वाज डिफ़िकल्ट टास्क। उनका प्रोग्राम करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था वो बहुत हाई था। द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाज रियली वेरी हाई। और उस जनरेशन में कुछ कंप्यूटर्स यूज़ हुए थे, जैसे ENIAC, EDBAC, EDSAC और यूनिवेक 1। ये फुल फॉर्म्स मैंने ऊपर आपको बताई हैं, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में आपको पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, देन यू हैव टू चूज अ वर्ड दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स, okay, and they were really in large size and were very bulky in nature, and their programming was really very difficult. वो बहुत बड़े साइज में थे और उनकी प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी। Now guys move for the second generation.
बेसिकली हमने क्या करा है, फर्स्ट जनरेशन को अपडेट किया था। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। देन इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस किया, फिर हमने ट्रांजिस्टर्स को यूज़ में लाया। दिस जनरेशन कंप्यूटर जनरेटर्स लेस हीट वर रिलायबल। ये बेसिकली जो बहुत बड़े साइज़ में होते थे, ये उतने बड़े तो नहीं थे लेकिन उससे थोड़ा सा इनका आकार छोटा हुआ था, और जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम करते थे, लेस हीट करते थे और रिलायबल थे। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस जनरेशन में गाइस इन्वेंट हुआ था। ओके, सो सेकेंड बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में हमने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया। ओके, एंड गाइस हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। ये हमारी 1964 से 1971 तक रही थी। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक्चुअली हमने क्या किया था, बहुत सारे आईसीज को यूज़ किया था, एक इंटीग्रेटेड सर्किट काइंड ऑफ। ओके, तो हमने ट्रांजिस्टर्स के रिप्लेस पर आईसी यूज़ की थी। ठीक है, ये आपने देखा होगा आईसीज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल स्केल, बेसिकली एक आईसी में बहुत सारी चिप्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक बोर्ड होता है और उसमें हमारी बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, and for small scale integrated circuits which had 10 transistors per chip। अगर आप छोटी सी एक आईसी की बात करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो उसमें 10 ट्रांजिस्टर चिप्स यूज़ होती हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप टू MSI सर्किट विच 100 ट्रांजिस्टर्स per chip. These computers were smaller, faster and more reliable in comparative to second generation computers. Okay, so basically first में वैक्यूम ट्यूब्स होता था, बहुत ज़्यादा बल्कि साइज में थे। सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया। ठीक है, वो लेस हीट प्रोडक्शन करते थे और थोड़ा सा रिलायबल था। थर्ड जनरेशन में आए, हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर कंप्यूटर्स थे, फास्टर थे एंड मोर रिलायबल थे। हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंटेड इन दिस जनरेशन। बेसिकली अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन विच जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड, सो आपको ऑप्शन चूज करना है थर्ड जनरेशन। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं गाइस। नाउ लेट्स मूव फॉर द फोर्थ जनरेशन, that is from 1975 up to 1989. So LSI and BLSI, these are the basically two technologies, very large scale integrated and large scale integrated. The two terms can be asked as a abbreviation section. बेसिकली जो एब्रीविएशन सेक्शन होता है उसमें इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। तो LSI इसका मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, एंड BLSI दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो LSI and BLSI were used in this generation। फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज़ हुआ था। एज अ रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर केम इनटू द एग्जिस्टेंस। देखिए धीरे धीरे जनरेशन चेंज होती रही। पहले हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करा, देन हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ करा, उसके बाद में हमने IC का यूज़ करा, देन हम माइक्रो प्रोसेसर पे आ गए। ठीक है, ये धीरे धीरे बहुत फास्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट था हमारा। And guys, as a result, microprocessors came into the existence. The computer using this technology known to be microcomputers। ठीक है, ये हमने कंप्यूटर्स का साइज भी बहुत छोटा करा, जो हमारे लैपटॉप काइंड ऑफ छोटे कंप्यूटर्स थे उस तरीके से। हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड, सेकेंड दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, और ये काइंड ऑफ जो इन्वेंशन था ये इस जनरेशन में आया। देयर इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट इन डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। एंड नाउ गाइज हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन में बेसिकली क्या था, जो हमारा ये अभी तक चली आ रही है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट आए और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ वर्क कर रहे हैं, और स्टिल इन डेवलपमेंट थ्रो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन। जो भी हम बोलते हैं उसको कंप्यूटर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करके हमें
इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट देता है, जिसका आपने एक सुना होगा एग्जांपल स्पीच रिकॉग्निशन। गूगल में आपके लिए एक स्पीच रिकॉग्निशन का सिस्टम होता है। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो देन आप माइक्रोफोन से कुछ भी बोलते हैं, कंप्यूटर उसको सर्च करके आपको देता है। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कॉन्सेप्ट है। थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। ये आज के टाइम में यूज़ हो रहा है। द यूजफुल पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। ये बेसिकली 4th जनरेशन 5th जनरेशन में इंटेलिजेंस का यूज़ हो पाना, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। Quantum computation and molecular and nanotechnology was radically changed the face of computer in years to come. नैनोटेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटेशन, ये सारी हमारी टेक्नोलॉजीज़ ने कंप्यूटर को एक बहुत बड़े चेंज की तरफ दिया। ओके, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द generations that we have discussed the 5th generation also. And guys, few terms that I have discussed in our video, so let me discuss these all the terms. And what is the abbreviation of GIGO? GIGO, that is garbage in garbage out. And second, that we have discussed graphical user interface, that is GUI. graphical user interface का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ आपको लुक एंड फील दिखाई देता है, आपको बटन दिखाई देते हैं, माई कंप्यूटर दिखाई देता है, स्टार्ट बटन दिखाई देता है, फोल्डर दिखाई देता है, it's all about the graphical user interface. And now guys, let's move for the integrated circuit, that is IC. We have also discussed the ICs and large scale integration, that is LSI, and very large in scale integration, that is BLSI. Okay, and medium scale integration, that is MSI. Okay, and personal computer is known as, that is PCs. If you are talking about the PCs, that means that is personal computer that you are using today's era. Next guys, that is SSI, small scale integration, and ULSI, that means ultra large scale integration. So basically it's all about the full forms as a abbreviation. Okay, so guys, keep watching our another series. Next chapter would be based on CPU and storage devices, and I'll cover at most 10 to 15 topics in our next videos. So do subscribe this channel and spread the word among your friends and aspirants. And guys, do subscribe. Basically अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डायरेक्टली जो भी न्यूली अपलोडेड वीडियोस होती हैं वो आपके इनबॉक्स में आ जाती है. That's why I'm talking about to subscribe this YouTube channel. And if you have any query regarding anything, do comment, and if you want to improve this video, then do comment, then I'll definitely note down your concern and will do that in my upcoming videos. Okay guys, thanks for watching this video. Have a nice day.